ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया कि टोटल हमें 18 ग्रुप्स एंड टोटल 7 पीरियड के बारे में पता चला। ठीक है, इन ग्रुप्स एंड पीरियड के बारे में एक टर्म काफी बार आपको पढ़ने को मिलेगी जिसे बोला जाता है पीरियोडिसिटी। क्या बोला जाता है इसे? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स or in which there is a gradual variation at regular intervals are called the periodic properties, and the phenomena is known as the periodicity. periodicity का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर हो जाती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन, एक हीलियम, ये क्या है? एक टू एलिमेंट का एक पीरियड है। क्या है? टू एलिमेंट्स का एक पीरियड है। तो इसके बाद का जो एलिमेंट आएगा, यानी कि हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से होगी? लिथियम जैसी। ठीक है, इसके बाद एक 8 एलिमेंट का एक पीरियड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नियॉन। ये क्या है? 8 एलिमेंट्स का एक पीरियड। ठीक है, तो इसे बोला जाता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। ठीक है, in a particular group, electrons in the outermost orbit remain the same, that is electronic configuration is similar. ठीक है, अगर आप बात करें ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सिमिलर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सिमिलर होता है। कैसे होता है देखिए, चलिए ग्रुप नंबर 1 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 2 ले लेते हैं। चलिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, बताइए कितना होता है? 2, 2। इसका होता है 2, 8, 2। तो यहाँ पे आपको क्या खास बात मिलेगी? इन सबके आउटर मोस्ट शेल में, सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें क्या चीज डिफाइन होगा पता चली? ग्रुप्स के अंदर वैलेंस, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे लास्ट वाला शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल, सबसे लास्ट वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप्स में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। कोई सा भी आप ग्रुप ले लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आप बात करें हीलियम, तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी के जितने भी नोबल गैसेस होंगी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 होंगे। इस 2 को बोला जाता है डुप्लेट, डुप्लेट, और 8 को बोला जाता है ऑक्टेट। तक समझा? ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, सबसे पहले टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 तो ग्रुप नंबर 18, ये लास्ट वाला। ठीक है, इस ग्रुप के मैंने आपको नाम बताए थे। दिस इज द एल्कलाई, एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ये बोरॉन फैमिली 13 नंबर, कार्बन फैमिली 14 नंबर, ठीक है, 15 नंबर, नाइट्रोजन फैमिली 16 नंबर, ऑक्सीजन फैमिली 17 नंबर, हेलोजन 18 नंबर, जीरो ग्रुप के नोबल केसेस। ओके, ये तो हो गए ग्रुप्स। पीरियड नंबर 2 चेक कीजिए। दिस इज पीरियड नंबर 1, 2 एलिमेंट, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 8 एलिमेंट, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, 18 एलिमेंट, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 118 एलिमेंट्स तक दिए। ठीक है, तो अलग अलग पीरियोडिक टेबल में आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे पीरियड नंबर, अब यहाँ पे क्या बात होती है? देखो बच्चे, एक खास बात होती है यहाँ पे 57 से लेकर 71, यानी कि यहाँ पे चेक कीजिए, सीरियल नंबर है 56, देयर इज सीरियल नंबर 72। तो यहाँ के जो 14 एलिमेंट हैं
और 89 से 103 ये जो 14 एलिमेंट हैं एक अलग ही इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम से दूर एक अलग ही फ्रेम में अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी 14 एलिमेंट पीरियड नंबर 6 के और 14 एलिमेंट पीरियड नंबर 7 के एक अलग ही टेबल में अरेंज है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इन दो पीरियड की जो प्रॉपर्टीज है वो इस टेबल में फिट नहीं होती है, तो इस वजह से हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अलग रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्कलाई मेटल्स अलग अलग कलर से डिफाइन किया गया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस सीरीज को बोला जाता है लेंथेनाइट, लेंथेनाइट। ठीक है, और इसको बोला जाता है एक्टिनाइट, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। दिस इज, हाँ सही बोल, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। ठीक है, रेड वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, मेटलॉइड। तीन कैटेगरी है एलिमेंट्स की, मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड एंड द मेटल। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल, यहाँ तक समझो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बोला जाता है शेल्स। शेल्स को एक और नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है ऑर्बिट एंड वैलेंस। ओके, अब आपको सबसे पहले शेल्स पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्स? शेल्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। शेल्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो बोर ने क्या बोला था कि शेल्स क्या होते हैं? शेल्स आर द इमेजिनरी पार्ट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, है ना। इमेजिनरी पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करे जा रहे हैं। और वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम। जैसे कि कोई एलिमेंट एक्स है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 0 है, इससे क्या बोला जाएगा? इसकी वैलेंसी। जैसे कि हम बोलते हैं कि सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। 1 क्यों है? क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है। Na+ का मतलब एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि नियॉन के जैसा होता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। ध्यान से सुनना, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, वो उसकी वैलेंस, वैलेंस। यहाँ तक समझा आपको? तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेल्स के बारे में। शेल्स की डेफिनेशन समझ में आई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप्स में शेल्स क्या होते हैं? +1 इंक्रीज होता है, +1 इंक्रीज होता है, एंड पीरियड में शेल्स सेम होता है। शेल्स यानी कि किसी भी पीरियड के अंदर शेल्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। जबकि ग्रुप्स में क्या होता है? शेल एक एक इंक्रीज होता जाता है, 1 2 3 4 5 6। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप ग्रुप नंबर 1 ले लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम कैसे हो जाएगा? 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल। पोटेशियम 1 2 3 4। ओके, ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि शेल्स +1 इंक्रीज होते हैं इन द, ओके, एंड पीरियड में। अब पीरियड के बारे में बात करते हैं। पीरियड नंबर मैंने ले लिया 3, तो पीरियड नंबर 3 होता है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ तक दिस इज द पीरियड नंबर 3, दिस इज पीरियड नंबर 3। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यानी कि क्या हो जाएगा? एक ही शेल में, जैसे कि ये मैं ले लेता हूँ सोडियम है आपका, ठीक है, ये सोडियम हो गया।
मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा। एल्यूमिनियम कहाँ होगा, एल्यूमिनियम भी इधर ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। यानी कि इसमें शेल चेंज नहीं हुआ, इसमें शेल चेंज नहीं हुई, इसमें क्या चेंज हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +1 इंक्रीज हो गया। यानी कि ग्रुप्स में तो क्या होता है, शेल्स तो +1 इंक्रीज होता है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, बट क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ठीक है, जबकि पीरियड में शेल्स सेम रहते हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक समझा आपको, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्रुप्स में शेल्स 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे चलेंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। पीरियड में क्या होगा, शेल्स सेम रहेगा, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक समझा। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा शेल्स। अब आता है वैलेंस। सबसे पहले आपको पता होना है, वैलेंसी मैंने बताया, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है या गेन कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी को डिफाइन करता है। ओके, on moving down a given group, the number of electrons in the outermost shell same, so the valence electron same, so valence is the same। ध्यान से सुनना, यानी कि ग्रुप्स में अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी ग्रुप्स में वैलेंसी सेम होती है। सेम क्यों होती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो ग्रुप्स के अंदर वैलेंसी सेम होती है, बट पीरियड में वैलेंसी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूसली चेंज हुआ है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। In a given period, the number of electrons in valence shell increase from left to right, but the valency increase only up to group 14, where it becomes 4, and then it decrease in group 17, it becomes 1। चलिए क्या लिखा है इसका मतलब बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिया पीरियड नंबर वापस से 3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, 281 282 283 284 285 286 287 28। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। अब यहाँ पे वैलेंसी 5 नहीं होगी, वैलेंसी 4 तक होती है। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 8 - 5 विच इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0। यानी कि क्या बोला है कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर और ग्रुप नंबर 13 तक तो इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। तो 14 तक तो इंक्रीज हुई, 1 2 3 4। 14 के बाद क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी 1 2 3 4 3 2 1 0। ठीक है, है ना, सिंपल सा है, कुछ इसमें स्पेशल है नहीं देने के लिए, बताने के लिए। तो वैलेंसी क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। वैलेंसी कभी भी पीरियड में सेम नहीं होती है ना। सेम मतलब सेम तो होती है, बट प्लस और माइनस के चार्जेस के अकॉर्डिंग में हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। वैलेंसी क्या होती है, प्लस। जैसे कि ये जो सोडियम की वैलेंसी होती है, चार्ज होता है, वो होता है +1 2 + 3 + 4 + 3 -
2 माइनस 1 माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? तो यहाँ तक अभी हम क्या क्या पढ़ा हमने आज में कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं, ठीक है, टोटल पीरियड कितने हैं, वैलेंसी क्या होता है, शेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है। यहाँ तक समझा आपको? नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टार्ट होती हैं जो कि आपको आईसीएससी 10th में काफ़ी पूछी जाती है, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये आप आईसीएससी 9th में पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पीरियोडिक का मतलब वो प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, बार बार रिपीट होती जाती है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है एटॉमिक। अब यहाँ से एक वर्ड समझ में आ रहा है, एटॉमिक साइज। साइज का मतलब किसी भी एटम की साइज को आप कैसे मेजर करोगे, है ना। साइज क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, किसी एटम का साइज बड़ा होगा, किसी एटम का साइज छोटा होगा, है ना। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा एटम छोटा है कौन सा एटम बड़ा है, किस बेसिस पे, किस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वो अब हम समझने वाले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। यहाँ से ये होता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट। ये बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये इसमें से कई सारे आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉमिक साइज, इसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। इसको एटॉमिक क्या बोला जाता है, रेडियस भी बोला जाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि इस न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, आपको पता है ना सर्कल में हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज रेडियस। ठीक है, इसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि उसकी रेडियस कितनी बड़ी, सर्कल कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन the center of the nucleus of an atom and its outermost shell. ठीक है, the distance between the center of the nucleus of an atom and its outermost shell is called its atomic radius। और इस atomic radius में इसकी atomic size। एक और डेफिनेशन यहाँ पे होती है, ठीक है, अगर आपके पास दो एटम है, दिस इज एटम नंबर 1 एंड दिस इज एटम नंबर 2, थोड़ा सर्कल ऐसा ही मिल रहा है, एटम नंबर 2। तो इन दोनों एटम्स के सेंटर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ध्यान से सुनना, दोनों एटम के सेंटर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यह है एटम नंबर 1 A1 और यह है एटम नंबर 2 A2। तो इन दोनों सेंटर के न्यूक्लियर, इस डिस्टेंस को बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, इस डिस्टेंस को ये बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, इसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाती जनरली, बट आपको अगर पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक साइज, तो आप क्या सिंपल जो ऊपर मैंने बताया, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। ओके, इस डिस्टेंस को, एटॉमिक साइज को मेजर किया जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ठीक है, या फिर कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में 1 पिकोमीटर भी दे देता है, 1 पिकोमीटर। इसकी वैल्यू होती है 10⁻12
तो पिक सबसे पहले समझा एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज मीन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एटॉमिक साइज दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये जो एटॉमिक साइज है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर होता है इसका नंबर ऑफ शेल्स, एंड फैक्टर नंबर 2 होता है इसका न्यूक्लियर चार्ज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है ये बता देते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बताइए, हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट इन अ शेल। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हमारे, या तो प्रोटॉन होते हैं या फिर न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है जीरो, न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं चार्जलेस होते हैं, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो भी होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स पे कैसे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स देख देख, अब मैं बात करते हैं इसमें कि ग्रुप्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अब जब ग्रुप्स में आप जब बात करते हैं तो ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है इंक्रीज। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इट इज ऑल्सो इंक्रीज। भाई जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज। ओके, बट यहाँ पे एक चीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स +1 इंक्रीज होता है, ये भी होता है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसमें नंबर ऑफ शेल्स 1, इसमें नंबर ऑफ शेल्स 2, इसमें नंबर ऑफ शेल्स 3, है ना, नंबर ऑफ शेल्स 4, इसी तरीके से आगे। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है +1 इंक्रीज हो रहा है। तो जब +1 इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑल्सो इंक्रीज। देखो ध्यान से होता क्या है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस क्या करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक पुल करता है ना, न्यूक्लियस पावरफुल है, न्यूक्लियस क्या करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन जब यहाँ पे जैसे जैसे शेल्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कि शेल्स बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। जब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेडियस एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीज। एंड जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो एटम की जो साइज है वो भी क्या हो जाएगी
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये सर्कल बड़ा है या ये सर्कल, तो आप बोलोगे सर सर्कल नंबर 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी रेडियस बड़ी है। ये क्यों छोटा है? क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन में एक शेल है, और जबकि जो लास्ट वाले एलिमेंट है उसमें 7 शेल है। 7 शेल होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। ये डिस्टेंस ही तो डिफाइन कर रही है कि इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है। ठीक है, तो डाउन अ ग्रुप क्या होता है, इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज ड्यू टू द सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स as one moves from one period to the next in a group. ओके, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल आल्सो इंक्रीज। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम, हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम, इन दोनों एलिमेंट में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट होगा, और फ्रांसियम बिगेस्ट होगा इन सब में। ओके, तो हमें क्या पता चला, एटॉमिक साइज इंक्रीज इन ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स में क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, पीरियड। अब हमें देखना है कि एटॉमिक साइज पीरियड में इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, क्या फर्क पड़ता है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले पीरियड का मतलब होता है, हम बात करें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे पहले आपको बताना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +1 इंक्रीज होता है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीज बाय +1। कैसे, जैसे कि आपको सोडियम है, इसमें कितने प्रोटॉन, 11, मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन, एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन, सिलिकॉन 14 प्रोटॉन। ठीक है, जब देखिए यहाँ जब नंबर ऑफ प्रोटॉन +1 इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, लेकिन यहाँ पे चीज चेक कीजिए, शेल्स रिमेन, यानी कि शेल्स में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसमें कितने शेल है, तो यहाँ पे टोटल शेल है 2 शेल, 3 शेल, 3 शेल, 3, 3। तो जब तक ये पीरियड चलेगा तब तक नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और शेल्स रिमेन। होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। यानी कि जैसे कि ये न्यूक्लियस, ये आपका शेल, ये शेल नंबर 2, तो इस न्यूक्लियस जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये सोडियम है, पहले कि ये सोडियम है, यानी इसमें 11 प्रोटॉन है। अब ये बन गया मैग्नीशियम, फिर क्या बन गया, एल्यूमिनियम, फिर ये क्या बन गया, सिलिकॉन, अब ये क्या बन गया, फॉस्फोरस। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही पुल करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। और अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा पुल करेगा, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी बोल सकते हैं,
और जितना ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा उतना ही एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको पूछूं कि सोडियम से लेकर क्लोरीन, इन सब में सबसे, इन सारे एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है? एटम कौन सा है? सोडियम है। ठीक है, क्योंकि सोडियम से जब हम क्लोरीन की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। और जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा पुल करते हैं। और जब पुल किया जाएगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस की डिक्रीज होगी। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये है एक सर्कल, ठीक है, इसमें एक पावरफुल पर्सन खड़ा है, कोई बहुत पावरफुल है ना? और उस पे यहाँ पे एक पर्सन दूसरा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रॉप की हेल्प से इसको बोला कि इस पावरफुल पर्सन को बोला है कि आपको इसको अपनी तरफ पुल करना है, अपनी तरफ क्या करना है? इसको पुल करना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा, जितना पावरफुल ये बंदा होगा, जितना पावरफुल ये लड़का होगा, उतना ही ज्यादा इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और जितना ज्यादा अपनी तरफ पुल कर लेगा उतना ही इसका रेडियस, उतना ही ये क्लोज आ जाएगा। और जितना ज्यादा क्लोज आ जाएगा उसकी रेडियस कम हो जाएगी। हो सकता है कि ये यहाँ तक पुल कर ले, इस एरिया, इस लाइन, इस डिस्टेंस तक पुल कर ले, तो यानी कि यहाँ रेडियस तो कम हो गई। तो रेडियस कम हो गई तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होगी। तो अगर आप कंपैरिजन करें इनकी एटॉमिक साइज में तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसकी एटॉमिक साइज जो होती है वो होती है अराउंड 186 एंगस्ट्रॉम। एक के ऊपर ऐसे जीरो लगाते हैं। ठीक है, 186 पिकोमीटर होता है, 186 पिकोमीटर। इसका जो साइज होता है वो होता है 160 पिकोमीटर। इसका जो साइज होता है वो होता है 140 पिकोमीटर। सिलिकॉन का 117, ये आपको याद नहीं करना है बट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? इन अ पीरियड the size of an atom decrease from left to right. This is because the nuclear charge, that is, the atomic number, increased from left to right in the same period, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus. Therefore, in the second period, it has been found that lithium has the largest. ठीक है, lithium is the largest. और लिथियम के बाद में सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? लिथियम, बोलो। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इन सब में सबसे बिगेस्ट कौन सा होगा? लिथियम। लिथियम। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ पेरेंट। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि वाई केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट। तो सबसे पहले दो चीजें पता होना चाहिए, एनायन, केटायन। एनायन तो आपका होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और केटायन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन है कि केटायन जो है वो हमेशा अपने पेरेंट से छोटे क्यों होते हैं? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि केटायन, जैसे कि सोडियम। अब ये सोडियम एक पेरेंट है, मतलब एक पेरेंट नॉर्मल एटम है। लेकिन जब इसका केटायन बनेगा, ये केटायन बनेगा आपका Na+1, जब ये स्टेबल होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। अब जब मैं इसको, देखो ध्यान से देखना, इसका मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट्स में करूं तो दिस इज शेल नंबर 1, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, न्यूक्लियस बना दीजिए छोटा सा। इसके बाद में शेल नंबर 2, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे एक और शेल, ये हो गया सोडियम, एटम है ये।
लेकिन जब आप Na+1 बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पे 3 शेल्स हैं और यहाँ पे 2 शेल्स। तो यानी कि इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और इसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, कम है। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, स्मॉलर। ये क्या होगा आपका, स्मॉल। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। केटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी भी केटायन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। Hence, proton are more than electrons in a cation. So electrons are strongly attracted by the nucleus and are pulled inward. These, hence the size decrease. ठीक है। एक और लॉजिक है यहाँ पे कि देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 11 ही प्रोटॉन है। बट इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं, 11 प्रोटॉन है। तो यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा जोर से। तो पुल करने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। समझा आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाई द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट, तो आप क्या लिखोगे, स्मॉलर इसलिए होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन And electron are strongly attracted by the nucleus and are pulled inward, hence the size decrease. इसका अपोजिट, इसका अपोजिट एक क्वेश्चन और होता है कि एनायन क्यों बड़े होते हैं। Why anion is always bigger than parent। parent का मतलब एटम। क्यों होता है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन, या एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, 8 होता है, 8 है ना, 6 पे कार्बन आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2,8 और ये बना लेगा O2-। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन number of proton, the effective positive charge in the nucleus is less, so less inward pull is experienced, hence the size expands। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ एनायन के बारे में। एनायन में क्या होता है, या फिर आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, दैट इज द रीज़न उसमें जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है विद कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। ओके।